एक छोटे से गांव में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। राघव के साथ बूढ़े पिता और उसकी पत्नी सुमन रहती थी। राघव गांव के जमींदार यहाँ नौकरी करता था। ना जाने वो कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। उन्हें मैंने चांदी की चूड़ी लाने को कहा था। तभी बूढ़े पिता राधा के पास आ पहुँचे। अरे बहू, राघव अभी तक नहीं आया, रात हो गई है। अरे वो जल्दी क्यों नहीं आता? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। सुनिए बाबूजी, आप बिना पूछे घर में मत आया कीजिए। वैसे भी आप पुराने जमाने के हो, अब से याद रखिएगा, बिना अनुमति के घर के अंदर आने की जरूरत नहीं। अरे बहू, मैं तो तुम्हारे घर आता भी नहीं, बस बेटे के लिए चिंता होती है इसलिए आ जाता हूँ। बेटे के लिए इतनी चिंता मत करो, अपना सोचो। तुम कैसे समझोगी बेटे के देर से आने का दर्द? अगर तुम माँ होती तो समझती ना। ठीक, चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे बेकार आदमी से बात करने का मन ही नहीं करता। ओहो, तो मैं बेकार हूँ? अगर मैं बेकार हूँ तो तुम कौन हो? तुम यहाँ से जाते हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर कर दूंगी। मैं तुम्हें झेल नहीं सकती। क्या तुम मुझे धक्का दोगी? इतना साहस है तुम में? ये घर तुम्हारे बाप का नहीं। देखो, अब ये घर तुम्हारे बेटे का है, तुम्हारा नहीं। देखो बहू, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। तुम्हारी बातें सुनने से मेरे सर में दर्द होता है। हम तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, यही बहुत है। देखो बहू, मेरा खर्चा तुम्हारा बाप नहीं उठा रहा है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर कर दूंगी। ठीक है बहू, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखना, मुझे इस तरह से धक्का दोगी तो किस्मत तुम्हारी साथ कभी नहीं देगी। तुम हमेशा दुखी रहोगी। इतना कहकर राघव के पिता वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद राघव घर आता है। सुमन की तरह राघव भी पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो दोनों अक्सर पिता को घर से बाहर करने की योजना बनाते थे। सुमन, ये लो तुम्हारे लिए चांदी की चूड़ी। अरे वाह, चांदी की चूड़ी, लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा ना जी। अरे सुमन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आगे ये कुछ नहीं है। अब तुम इसे कल से पहन सकती हो। अरे वाह पतिदेव जी, आपने चूड़ी ला ही दिया, लेकिन मैं हमेशा नहीं पहनूंगी। जब तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाऊंगी तब पहनूंगी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं बहुत ज्यादा थका हूँ, आज बहुत काम था, सोना बहुत जरूरी है। आप इतनी जल्दी सो जाओगे? आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ ठीक है, बोलो तुम, सुन रहा हूँ मैं। आपके पिताजी के कारण हमेशा घर में अशांति रहती है। वो हमारे लिए बोझ बन चुके हैं। अरे क्या कहूँ सुमन, बात तो तुम्हारी ठीक है। पिताजी हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मौका मिलता नहीं है कि पटर पटर बोलते रहते हैं। और हाँ, पिताजी बीमार भी हो गए हैं। हम क्या करें सुमन, उन्हें कहीं छोड़ दे क्या? अरे छोड़ेंगे तो वापस आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो? हमें कुछ दूसरी योजना बनानी होगी। हाँ, कहीं ऐसी जगह छोड़ देना चाहिए जहाँ से वापस ना आ सके। अरे मैं क्या कहता हूँ सुमन की, शहर के पास एक घना जंगल है, क्यों ना हम पिताजी को वहाँ छोड़ देंगे, क्या कहती हो? हाँ, बहुत अच्छा होगा, पिताजी को उस जंगल में छोड़ देंगे। हाँ, और उस तरफ कम लोग आते जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सावधानी से करना होगा। हाँ सही है, काम हो जाने के बाद हम शांति से रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने पिताजी को खोजा तो क्या कहेंगे? अरे तो पिताजी को खोजेगा कौन? हाँ, बस एक मेरा बेवड़ा फूफा जी है, उसने बहुत पहले एक बार घर देखा था, लेकिन तब से अभी तक नहीं आए हैं। तो ठीक है, पिताजी के बारे में कोई पूछताछ नहीं करेगा। सुनो, बहुत सावधानी से प्लान बनाना होगा। हम रात को काम करेंगे, लेकिन उन्हें नींद की दवा देनी होगी, नहीं तो बीच में कहीं हल्ला कर देंगे तो 4 लोग आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आज बहुत देर हो गई है सुमन, अब सोते हैं ना, बहुत नींद आ रही है। ठीक है,
तुम सही कह रहे हो, ढेर रात हो गई है, चलो अब सोते हैं। राघव के पड़ोस में रामलाल नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वो बहुत ईमानदार था। 8 साल के बेटे और पत्नी सलोनी के साथ उसका छोटा परिवार था। रामलाल के घर में बहुत तंगी थी। गरीबी की वजह से रामलाल और सलोनी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। तुम अभी तक सब्जी बेचने नहीं गए, घर पर बैठे रहोगे तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा? अरे हाँ, बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। परिवार में गरीबी हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। सब्जी बेचने से घर नहीं चलने वाला। तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। अरे तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं कोई दूसरा काम कर पाऊंगा? दूसरे काम के लिए पैसे चाहिए, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा सलोनी? तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी है, लेकिन बेटे के बारे में तो सोचो। पिता के पास कुछ नहीं होगा तो बेटे की अच्छी परवरिश भी नहीं हो पाएगी। देखो सलोनी, मैं सब समझता हूँ, लेकिन समझकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। कभी कभी तो राघव की पत्नी सुमन आती है और बड़ा घमंड दिखाती है। उसे देखकर मेरा दिल जलता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी सेठ की पत्नी हो। अरे वो घमंड दिखाती है तो इससे तुमको क्या है? तुम सुमन से बात ही क्यों करती हो? तुम बात ही ना करो तो तुम्हें घमंड नहीं दिखेगा उसका। जितना कम बात करो उतना अच्छा होगा। मैं बात करने नहीं जाती हूँ, वही मेरे पास आती है। मैं क्या कहती हूँ, तुम राघव से बात क्यों नहीं करते हो? राघव अच्छी नौकरी करता है, वो कोई इंतजाम करवा देगा। क्या कहा तुमने? राघव से बात करूँ वो भी मैं? अरे कभी नहीं, मैं उसके पास बात करने कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें भी उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर सारी जिंदगी भिखारी बनकर रहो। अरे तुमसे बात ही करना बेकार है, तुम समझती क्यों नहीं हो? चलो छोड़ो, लाओ तुम सब्जी को मेरे ठेले पर रख दो, मैं बेचने जाऊं। कुछ दिनों बाद राघव और उसकी पत्नी सुमन मिलकर योजना बनाते हैं। रात के अंधेरे में राघव अपने बूढ़े पिता को जंगल के बीचों बीच ले जाकर रख देता है। अच्छा हुआ, काम हो गया, अब हम निश्चिंत रहेंगे। इस बुढ़े ने हमारा जीना मुश्किल किया था। हाँ, दवाई दी थी नींद वाली, अभी तक सो रहा है। रात में जंगल के जानवर मार के खा जाएंगे। बहुत तगड़ी डोज की दवाई है, एक बार खाने के बाद 20 घंटे से पहले होश नहीं आता। ऐसा लग रहा है जैसे मर गया हो। देखो तो सांस आ रही है क्या? इतना कहकर सुमन बुढ़े को छू कर देखती है। हाँ, सांस चल रही है, बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला है। अरे ये सब तुम्हारे लिए तो किया है, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो। पहले ये बताओ, यहाँ से कोई रात को जाएगा नहीं ना? क्या? अरे नहीं जाएगा, इस जंगल के बीच से कौन ही आएगा? रात 10 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं आता जाता। हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, ज्यादा देर यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। बुढ़े को थोड़ी देर और देख लेते हैं, यह आखिरी बार देख रहे हैं ना? क्या पिताजी के लिए तुम्हें दया आ रही है? सच बोलो। अरे कैसी बातें कर रहे हो, इस बुढ़े के लिए दया होगी, वो भी मुझ में। अरे उसकी तकलीफें सहनी पड़ेंगी, दया करूंगी तो इससे अच्छा है कि वो मरे, थोड़ी सी खुशी भी मिलेगी मुझे, और बुढ़ा भी सुकून से मरे। चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो यहाँ से, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, घर जाकर चैन की सांस लेंगे। अगले दिन राघव अपने पिता को जंगल छोड़ने के बाद से राघव और सुमन बहुत खुश थे। राघव हर दिन अपनी बीवी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ लाता रहता है। राघव मुर्गे का मांस खाते हुए अपनी पत्नी से, मुर्गे का मांस बहुत बढ़िया लगा, कितने दिन बाद मुर्गा का मांस खा रहा हूँ, क्या मस्त बनाई है मेरी सुमन, मजा आ गया। जी उस बुढ़े को जंगल में छोड़ने के बाद कोई दुर्घटना नहीं सुनी। बुढ़े को कुछ हुआ या नहीं, कहीं वो वहाँ से भाग तो नहीं गया? अरे सुमन, ये तुम क्या बात कर रही हो? अरे ये सारी बेकार की बातें हैं, छोड़ो, अब हमारे खुशहाल के दिन है, इसको जियो और मजे करो, समझी? सही कहा आपने, जो हो चुका है उस पर बात नहीं करनी चाहिए। और नहीं तो क्या, वैसे जो चूड़ी तुमने पहनी है ना, क्या सुंदर लग रही हो, और जो साड़ी तुम्हारे लिए लाया था वो कब पहनोगी बताओ?
चलो कहीं घूमने चलते हैं। जिस दिन आप मुझे घुमाने ले जाओगे उस दिन पहनूंगी। अच्छा घूमने जाना है सुमन तुम्हें? चलो ठीक है, कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले चलूंगा। आप सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या, अरे तुम्हें खुश करने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सुनिए जी, घूमने जाने से पहले मुझे एक सोने की नाथिया खरीद कर दोगे? मुझे सोने की नाथिया पहनने का बहुत शौक है। अरे सुमन, तुमसे कहा था ना, इस महीने जब सैलरी आएगी तब खरीद दूंगा। सोने की नाथिया थोड़ा महंगी आती है, थोड़ा रुको तो सही, इतनी जल्दी मैं कहाँ से ला दूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आप कहीं से भी लाके दो, मुझे चाहिए तो चाहिए। आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो ना। ओहो, ऐसे दुखी ना हुआ करो, तुम्हारा यह उदास चेहरा मुझे देखकर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं अपनी सुमन के लिए नथिया लेकर आऊंगा। उधर उसके पड़ोसी रामलाल गांव में घूमकर सब्जी बेचकर अच्छी कमाई कर रहा था, लेकिन अपनी बीवी सलोनी का मन नहीं जीत पा रहा था। हाँ, आज तो बहुत सब्जी बेच ली, ऐसे ही चलता रहा तो घर में कभी कमी नहीं होगी। तभी उसे राघव के पिता दिखाई देते हैं, जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अरे ये कौन है, इतने बूढ़े बुजुर्ग, ये तो चाचा लगते हैं। इतना कहकर रामलाल चाचा के पास जाता है। अरे आप तो राघव के पिता हो ना? अरे अपनी हालत तो देखो, आप यहाँ बैठकर भीख क्यों मांग रहे हो? मैं किसी का पिता नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा, मैं तो बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ। आपकी हालत ऐसी क्यों है चाचा जी? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। क्या बात कर रहे हो आप? मैं आपको बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप कहीं मिले ही नहीं। आपकी यह हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है, चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं उस गांव में वापस नहीं जाऊंगा, यही ठीक हूँ। नहीं चाचा जी, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, चलो आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। आपका बेटा और बहू आप लिए दुखी होंगे, चलो ना। कोई मेरे लिए दुखी नहीं है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम कुछ नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता। बताओ ना चाचा जी, क्या बात है, सच्चाई बताओ। एक रात जब मैं उठा तो देखा कि जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ था, फिर चलते चलते इस गांव में आ गया। तो घर क्यों नहीं गए? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरा बेटा और बहू मुझे उस रात जंगल में छोड़कर गए थे। अगर मैं घर जाता तो वो मुझे मार डालते। चाचा जी आप चुप मत रहो, कुछ कहो, बोलो। मैं रास्ता भटक गया हूँ, तुम घर जाओ, मैं यहीं रहूंगा। नहीं, मैं आपको घर लेकर जाऊंगा। अच्छा हाँ, एक काम करो, आप घर मत जाओ, आपके जीजा आप ढूंढ रहे हैं, उनके पास चलो। बेटा तुम उन्हें जानते हो, तुम कैसे जानते हो उन्हें? अरे चाचा जी, एक दिन की बात है, जब मैं गांव में घूम घूम कर सब्जी बेच रहा था, तभी आपके जीजा मुझे मिले थे। बस उसी दिन से हमारी जान पहचान बढ़ गई। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। अब बताओ, आप चलोगे ना चाचा जी? हाँ बेटा चलो। इसके बाद राघव के बूढ़े पिता को लेकर उनके जीजा के पास चला जाता है। इधर बहुत खुशहाल जीवन के बावजूद राघव और सुमन के बीच एक डर रहता था। वो सोचते थे कि बुढ़ा सच में मर गया या भाग गया। साथ ही वह डरते थे कि कहीं कोई नुकसान ना हो। तभी राघव घर आता है। इतनी जल्दी आप आ गए? आमतौर पर आपका घर आने का समय यह नहीं है। क्या आपकी तबीयत खराब है या छुट्टी ली है? अरे क्या कहूँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन नौकरी चली गई। अब नौकरी मिलना आसान नहीं है। ऐसा क्यों? अचानक नौकरी क्यों चली गई? अरे घोटाले के आरोप में नौकरी चली गई। वो लोग कहते हैं कि मैंने पैसों का हेरफेर कर दिया। सच कहूँ तो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैं लोगों से रिश्वत लेता था, इसीलिए मेरी नौकरी चली गई। अब मुझे दोष देने की कोशिश कर रहे हो आप? अरे तुम्हें दोषी नहीं ठहराओ तो किसे कहूँ? सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नौकरी नहीं है तो परिवार कैसे चलेगा? मैं अभी मायके चली जाऊंगी। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अब तुम मुश्किल में छोड़कर जा रही हो। मैं तुम्हारी नौकरी देखकर शादी की थी, अब तुम्हारे पास नौकरी ही नहीं है तो मेरे खर्चे कैसे उठाओगे?
इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे कैसी पत्नी हो तुम? तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता को मार डाला और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो मेरे लिए अपनी पिता तक को मार डाला। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम मुझे भी मार सकते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतनी बेईमानी करोगी, यह मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? बेईमान तुम भी तो हो। तभी वहाँ रामलाल आ पहुँचता है। अरे रामलाल भाई, इस समय तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुमसे एक बात कहनी थी। ये बताओ, तुम्हारा एक फूफा है ना? हाँ मेरा फूफा है ना। हाँ उसका कोई नहीं है, इसलिए वो सारी की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करना चाहता है। क्या बात कर रहे हो? अरे ये तो खुशी की बात है। फूफा की संपत्ति से आराम से जीवन बिताऊंगा और मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सुनते ही सुमन चौंक गई। ए जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी। क्या सच में सुमन तुम कहीं नहीं जाओगी? हाँ, आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। लेकिन सुनो, संपत्ति को तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करने में कुछ दिन लगेंगे। इस बीच तुम्हें घर से बाहर कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। फूफा कुछ दिनों में आएंगे, ठीक है ना? हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो ठीक है, मैं चलता हूँ। इधर रामलाल ने चाचा जी को उनके जीजा मोनू के पास पहुंचा दिया था। साले साहब, मैं सोचता था कि आप अच्छे हो, इसीलिए आपकी हालचाल मैंने कभी नहीं पूछा। जीजा जी, मुझे भी आपका हालचाल पूछने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। मुझे लगा आप भी एकदम ठीक हो गए। हाँ, सब्जी बेचने वाले लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी, उसी ने आपके बारे में बताया था। वो लड़का बहुत अच्छा है और देखो, मेरी अपनी संतान मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अरे अब चिंता मत करो साले साहब, अब से आप कभी कष्ट में नहीं रहोगे। लो आ गया रामलाल। आओ रामलाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन आपने जो कहा था ना, मैंने राघव और सुमन को सब बता दिया है। लेकिन उन जैसे पापियों को जमीन आप कैसे दोगे? ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे तो मैं कौन सा उन्हें जमीन दूंगा, मैंने तो बस दाना डाला है चिड़िया के लिए, ये समझ लो। मतलब मैं उन्हें लालच में फंसा रहा हूँ, अब उनको मजा चखाऊंगा। उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर कष्ट पाते रहेंगे। इधर राघव और सुमन तब से घर से बाहर नहीं गए। वो इंतजार कर रहे थे कि उनका फूफा कब जमीन उनके नाम कर देगा। आपके फूफा ने तो जमीन अब तक आपके नाम नहीं लिखी। वो आने वाले थे ना, क्या हुआ? हाँ कहा तो था, जरूर लिखेंगे मेरे फूफा, लेकिन क्या कहूँ मैं। वैसे मेरे परिवार में मैं अकेला इकलौता हूँ। अपने पिताजी को भी हमने मार दिया। तभी वहाँ राघव के पिता और उसके फूफा के साथ पुलिस को लेकर आते हैं, जिसे देखकर राघव और सुमन चौंक गए। पिताजी आप और यहाँ? अरे आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? हमने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप कहीं मिले ही नहीं। हाँ पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? आपके बिना ये घर सुना सुना लग रहा था। दारोगा साहब, इनको गिरफ्तार कर लीजिए। अरे हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? थाने चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तुम लोग मुझे जंगल के बीचों बीच छोड़ आए थे ताकि जंगली जानवर मार दे। तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। पिताजी मुझे माफ कर दो, पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे जैसे बेटे को कोई माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। दरोगा साहब, इन्हें मेरी आंखों के सामने से ले जाए। राघव और सुमन को पुलिस बंदी बनाकर ले जाती है और जेल में डाल देती है। लेकिन राघव के पिता के मन में एक छिपा हुआ दर्द था, क्योंकि राघव उनका अपना बेटा था। चाचा जी, अब से आप यहीं रहेंगे। अरे मुझे अपना बेटा समझो, अब से आपको कोई कमी नहीं होगी। आपको 2 वक्त का खाना देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मैंने भी फैसला कर लिया है कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा रामलाल के नाम लिख दूंगा और बाकी गरीबों को दान कर दूंगा। फूफा जी, मुझे जमीन नहीं चाहिए। मेरे पास जो है उससे मैं बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। अब मैं अपने जीजा के साथ रहूंगा। रामलाल, तुम बीच बीच में मुझसे मिलने आओगे ना? अरे बिल्कुल आऊंगा चाचा जी। अब तो मेरी किस्मत खुल गई है जो आप आ गए हमारे घर। मैं एक गरीब सब्जी बेचने वाला हूँ लेकिन अब खुश हूँ। हाँ,
पहले मैं बहुत लालची थी, लेकिन अब समझ गई हूँ कि लालच का अंजाम कितना भयानक होता है। इसके बाद रामलाल का परिवार सुख शांति से रहने लगा। रामलाल की पत्नी ने फिर कभी लालच नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ राघव और सुमन को 15 साल की जेल हुई।